नमो आयर्यानं नमो उवझायानं नमो लोये सवसाऊनं एषो पञ्च नमोकारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सर्वप्रथम हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के भाव चरणों के अंदर कोटि से वंदन, सदगुरु के चरणों के अंदर कोटि से वंदन। आज बहुत शुभ दिवस है कि इस ऑनलाइन के माध्यम से जो साधु साधियों की ब्याह बच्चे की और स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा काम ये सोसाइटी करने जा रही है। और लगभग एक वर्ष से श्रीमती मनी जी मोथा जी जो साधु साधियों के संपूर्ण भारतवर्ष में जहां जहां भी साधु साधु विराजमान हैं उनसे संपर्क करके उनकी सेवा के अंदर ये जो संघ हैं, ये सोसाइटी हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं आप सभी जितने भी भाई बहन श्रावक श्राविका डॉक्टर प्रबुद्ध लोग इससे जुड़ रहे हैं, औरों को भी जोड़ें और जिन शासन की गरिमा के लिए, साधु साधियों की सेवा के लिए आपका अमूल्य योगदान बहुत जरूरी है। मनीष मुखा जी जो अपने आप में डॉक्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं और जी थोड़ा जो भी आशीर्वाद मिला हमें जी महाराज साहब का, हाँ भैया तो करें। बहुत ही जी जी। तो चलो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं सबसे माफी चाहता हूँ, इसके लिए पहले बता दें हम कि जो भी डॉक्टर्स जो भी स्कॉलर्स हमारे पास आते हैं उनका यहाँ पर एक समझाना जो है बहुत जरूरी है कि आपको सही तरीके से जो बेसिक समझा सकें। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी आप लेंगे वो प्रोफेशनल के साथ संपर्क करके लेंगे। इसको एज ए ट्रीटमेंट मत लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके सवाल जो भी होंगे आप चैट बॉक्स में डालिए, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, या अगर जरूरी हुआ तो आपको अनम्यूट करके डायरेक्ट बात करने का भी अगर चांस लगा तो कर लेंगे। लेकिन हम डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे कि इस सवाल का क्या जवाब है। उनका आज का जो टॉपिक है टोटली इज विद इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, आपकी जो इंटरनल टू फाइट अगेंस्ट एनी वायरस, वायरल और एनी अदर प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है, सिर्फ यही है। इसके साथ कोई जॉइंट्स का, किसी और चीज का कोई भी टॉपिक नहीं है। टोटली फोकसिंग ऑन इम्यून सिस्टम। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर भूपेश शर्मा जी को इनवाइट किया जाए। डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप ये डिस्प्ले की बजाय आप डायरेक्ट प्लीज आ जाइए पहले ऑन द। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, अब परफेक्ट आ रही है। आप आइए, आपके दर्शन करेंगे हम। तो ये स्क्रीन जो है ना जी, शेयर स्क्रीन, इसको कैंसिल करूं क्या? ठीक है, हाँ इसको कैंसिल कर दीजिए। 1 मिनट आपसे रूबरू। जी जी डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी स्माइल की इंतजार थी सर, तो हार्दिक स्वागत है। तो डॉक्टर साहब आज का जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप स्पेशलाइज करते हैं, इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, तो उसके बारे में आपसे हम सुनना चाहेंगे। और जैसा भी आपको उचित लगे, जिस टॉपिक पर आपने कोई स्क्रीन शेयर करनी है तो प्लीज बेझिझक स्क्रीन शेयर कीजिए। तो हमारे जो लिसनर्स हैं बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लीज प्रोग्राम का आगाज कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद किशोर जी। और आज मुझे यहाँ पे अवसर मिला, और मणि जीवदया फाउंडेशन का और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर भूपेश शर्मा है,
और जैसे कि अभी किशोर जी ने भी इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि हम पिछले 16 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो अभी हम सीधा विषय पर आएंगे। और मंगलाचरण हो ही चुका है, और आयुर्वेद की जो परम तेजस्वी और गुरु शिष्य परंपरा है उसको मैं वंदन करता हूँ, और मंगलाचरण बोल के अपने विषय को आरंभ करूंगा मैं। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज इम्यूनिटी को जो हम देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे इम्यूनिटी के ऊपर। पिछले 2 वर्षों से भी अधिक सब समय हो गया है कि पूरे विश्व में कैसी स्थिति है सभी को पता ही है, और हम सभी अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे कि हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसके लिए हम सभी लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास तो कर ही रहे हैं। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो बीमारियां हैं, ये जो हॉस्पिटल्स में जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है, उल्टा और बढ़ ही रही है। तो आज हम कुछ एक सूत्र आपके सामने रखना चाहेंगे, जो कि छोटी छोटी जो हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे आहार विहार में, हमारे खान पीन में, रहन सहन में तो छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इम्यून सिस्टम क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। इम्यून सिस्टम, आप सभी को इसके बारे में जानकारी के सामान्य अर्थ में, हम किसी भी का सेवन करते हैं, कोई भी हम चीज का भोजन में लेते हैं, या कहीं हमारा बाहरी वातावरण में चेंज होता है, कहीं ठंडे वातावरण में जाते हैं, कहीं गर्म वातावरण में जाते हैं, तो उसका जो इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हो सकता है कि हमें उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा ना भी पड़े, और हो सकता है हम हाइपर रिएक्टिव भी हो। तो उसको देख करके हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। जैसे कि किसी को कोई को सर्दी खांसी जुकाम है और किसी के व्यक्ति के वो संपर्क में आया, तो उसको भी वो सर्दी खांसी जुकाम या बुखार वो हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो इम्यूनिटी है स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे स्लाइड शेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। तो हमारे जो बॉडी का जो रेस्पॉन्स है बाहरी एनवायरनमेंट के प्रति, तो उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब आता है कि इम्यूनिटी किस किस बातों पे डिपेंड करती है। तो आयुर्वेद में जैसा बोलते हैं कि इम्यूनिटी इज अ इंडिविजुअल कंसेप्ट। इम्यूनिटी के नाम पे हम, जैसे कि कुछ लोग हल्दी का दूध का सेवन करते हैं, कुछ लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ डाइटरी हैबिट्स को हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, और इसमें ये एक प्रकार से सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है आयुर्वेद के दृष्टि से वो अलग है। पुरुषम पुरुषम विक्षम, मतलब एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक एंटाइटी। तो हर व्यक्ति का जो प्रकृति अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसका खान पान अलग है। एक ही परिवार के भी 2 व्यक्ति एक जैसा उनका भोजन नहीं होता है। एक जैसे का मतलब वो एक समय पे खाना, एक ही तरीके की क्वांटिटी में खाना, एक ही समय पर सोना, तो ऐसे उनमें कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव रहते हैं, वही एक व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है उसको ऐसे वो करता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है इम्यूनिटी को। तो हम देखेंगे कि इम्यूनिटी, आयुर्वेद के अनुसार इम्यूनिटी जो है वो किन किन घटकों के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इम्यूनिटी, एक तो इम्यूनिटी है, आजकल हम देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा वो जन्म लेता है, 15 दिन बाद ही उसको निमोनिया हो जाता है, या कुछ और ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि इम्यूनिटी कम होने के कारण होती है। तो हम देख रहे हैं कि छोटे से बच्चे का, तो उसने कुछ खान पान में भी कुछ नहीं किया अभी, तो ना उसको एनवायरनमेंट का कोई हमने इतना एक्सपोजर दिया है। तो एक इम्यूनिटी होती है जो एक बच्चा अपने माता पिता से गर्भ में से लेकर के आता है, तो उसे हम बोलेंगे पेरेंटल इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी, ऐसे अलग अलग नामों से हम उसे बोल सकते हैं। तो आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है, तो हम जन्म से पहले, मतलब अगर एक माँ को
या एक पेरेंट्स को चाहिए कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो केवल उसको जन्म होने के बाद उसको खान पान के लिए कुछ देना ये तो है ही है, लेकिन इससे भी पहले, जन्म से पहले गर्भावस्था में वो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो तब से अगर हम ध्यान देते हैं, आयुर्वेद में हर महीने में क्या भोजन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका बहुत ही ऐसे उल्लेख मिलता है विस्तृत रूप से। तो एक तो हुआ जो बच्चा अपने माँ से, गर्भ से लेकर के इम्यूनिटी को आता है, तो एक हुई वो पेरेंटल इम्यूनिटी। दूसरी प्रकार की इम्यूनिटी हो जो मौसम के हिसाब से ऐसे बदलती रहती है। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है यहाँ पर भारत में, तो सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी जनरली ऐसे बोलते हैं कि अच्छी होती है, क्योंकि इस ये जो समय होता है इसमें हमें भूख भी अच्छे से लगती है, जो सामान्य रूप से शरीर का जो बल होता है वो भी इस सर्दियों के मौसम में वो बढ़ जाता है। तो जो सीजनल इम्यूनिटी है तो वो अभी सर्दियों के मौसम में अगर हम देखते हैं तो वो बढ़ जाती है, लेकिन कब कम हो जाती है? 12 महीनों में, एक तो गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में इम्यूनिटी हमारी और जो सीजन हैं उनके कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो वो क्यों कम हो जाती है उसके भी कुछ एक कारण है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है सीजन के अनुसार और कब हमारी इम्यूनिटी ऐसे लो हो जाती है। तो गर्मियों में, बरसात के मौसम में या मार्च अप्रैल में जब सर्दियां खत्म होती है, वसंत ऋतु को हम बोलते हैं, तो वसंत ऋतु जब शुरू होती है तो भी हमारी इम्यूनिटी जो है एक प्रकार से लो रहती है। और अगर आप देखेंगे तो अधिकतर लोग इसी सीजन में, जो बारिश का मौसम है या सर्दियों से जब गर्मियां आती है, इस समय पे लोग ऐसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इम्यूनिटी ये हुई सीजनल। और तीसरी आती है जिसपे आजकल हम सभी का सबसे अधिक ध्यान है, और वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हम अपने बच्चे को या हम बड़े या बुजुर्ग जो भी है वो हम किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ खा पी करके कुछ मल्टीविटामिन लेते हैं, कोई गिलोय घनवटी खाता है, कोई कुछ होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम एक्वायर करते हैं वो इम्यूनिटी। हमारे शरीर की अपनी इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन हम बाहर से कुछ ऐसी चीजों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये है जनरल बातें। तो लेकिन आज हम देखेंगे कि इम्यूनिटी जो है वो इससे भी और अधिक, सिर्फ हमने आंवला खा लिया या हमने विटामिन सी की गोलियां ले ली या कोई भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन ले ली, क्या केवल इतने मात्र से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है या उस पर कुछ असर पड़ सकता है? तो उसके आगे हम देखेंगे अभी। हाँ, तो 3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मैं इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि आपको कुछ डाउट हो तो आप अंत में पूछ भी सकते हैं। तो 3 जो बातें हैं हमारी बॉडी से लेकर के, बॉडी से संबंधित, जो कि हमारी इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करती हैं, तो उनमें से पहला है प्राण। प्राण का मतलब है सिंपल भाषा में कि शरीर में 3 तत्व होते हैं, वायु, पित्त और कफ। हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे परिचित भी हो, और अगर ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करता हूँ। पहला है प्राण। प्राण मीन्स कि शरीर की जो वाइटल एनर्जी है, जिसे कि हम वायु बोलते हैं, या हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होता है। अभी हमने भोजन लिया तो वो भोजन मुंह से लेकर के हमारे पेट में जाएगा, पेट से आगे जाएगा, उसका पचन होगा, मूवमेंट। तो जो भी मूवमेंट होता है वो प्राण या वायु के ऊपर, वायु के आधार से होता है, वायु के ऊपर डिपेंड करता है वो मूवमेंट। दूसरा इसका अर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। शरीर में आपने कोई भी चीज का सेवन किया, उसका शरीर में अलग अलग जगह पे पहुंचना, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन ऐसे कहते हैं। तो जो प्राण शक्ति है हमारी, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति जितनी अच्छी रहेगी हमारे शरीर की, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए या प्राण शक्ति को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो प्राण शक्ति को
कुछ एक फैक्टर्स जो वो करते हैं, उसमें से पहला है हमारे खान पान में बासी खाना। हमारे प्राण शक्ति को कम करता है बासी खाना। तो जैसे कि यहाँ पर अधिकतर जैन बंधु जुड़े हुए हैं, तो 10-12 वर्षों से मेरा अनुभव रहा है, मेरे बहुत सारे पेशेंट जैन धर्म से हैं। तो मैं ये हर्ष से कह सकता हूँ कि आज के समय में जो सबसे अच्छे से आयुर्वेद का या सबसे अच्छे स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो आप ही लोग कर रहे हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही उस वस्तु का सेवन करना, पानी का योग्य रीति से, पानी को अलग अलग प्रकार से उबाल के छान कर पीना। तो ये बहुत सारे जो बेसिक जो बातें हैं स्वास्थ्य से संबंधित और आयुर्वेद से संबंधित, ये मतलब जो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो बहुत अच्छे से ऐसे कर रहे हैं, और मुझे भी बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिली। तो जी डॉक्टर अब साहब, हम आ मैंने जाते हैं एक क्वेश्चन पूछना है इसमें। आपने कहा कि बासी खाना, तो ये कब बासी हो जाता है? कुकिंग के कितनी देर बाद बासी हो जाता है कोई भी खाना? बहुत ही अच्छा प्रश्न। जी, जी, जी। तो सामान्य रूप से क्या है कि जैसे ही भोजन, जैसे कि हमने कोई भोजन बनाया, वो गर्म है, जी वो ठंडा हो जी गया, वो जी। बासी हो गया वैसे तो। ओ। लेकिन हम लेकिन उसका एक उसके 2-3 लेवल हैं बासी होने के भी। जी तो मैं आपको सिर्फ 2 या 3 लेवल ही बताऊंगा। जैसे कि एक जी भोजन है, वो 3 घंटे के अंदर अगर उसको सेवन कर लिया जाए, तो वो एक लेवल का बासीपन है। तो वो सबसे, एक प्रकार से हम बोलेंगे सबसे लोवेस्ट या मतलब कम नुकसान देने वाला बासी खाना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर जी है कि हमने मान 3 से 6 घंटे, 3 से 6 जी। घंटे के अंदर है, तो वो सेकंड लेवल का बासीपना है। तो एक सेकंड लेवल। उदाहरण के रूप से हम सब, जैसे कि सुबह का बनाया हुआ दोपहर तक खा लिया, तो वो जी दिक्कत तो करेगा, तो इतना मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक रात बीत जाए, जैसे कि शाम को बनाया हुआ सुबह खाना, तो ये सबसे ज्यादा मतलब 3rd डिग्री ऑफ, हम बोलेंगे स्टेल फूड, पर्यूषित फूड या बासी खाना। जी तो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है कि एक रात जब बीत जाती है और उस आहार का हम सेवन करते हैं। जी। तीन वो से कल का छह बना घंटे हुआ के आज नहीं अंदर। खाना चाहिए, वो तो स्वाभाविक। मेरा मेरा सवाल जी, ये, 2-3 आइटम है मेरे जहन में। एक ये है कि फ्लास्क में जो वर्किंग पीपल है, फ्लास्क में चाय ले जाते हैं। नंबर 2, आटा गूंदना सुबह और शाम को यूज करना। और तीसरा, कोई भी कुक्ड वेजिटेबल बना के ठंडी करके फ्रिज में रख के शाम को गर्म करके खाना। क्या ये तीनों बासी हैं? बिल्कुल। ये तीनों बिल्कुल बासी की कैटेगरी में आएंगे, और जी ये तीनों ही मैं अभी आगे भी बताने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने अभी पूछ लिया। तो ये तीनों ही एक प्रकार से प्राण शक्ति को, वायु को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। मतलब ओके। किसी के मन में ऐसे आ सकता है कि एक जी करते क्या है, बासी खाने से होता क्या है। तो वायु का जी मतलब हमारे जो शरीर का जो सर्कुलेशन है, उसको जी। ये एक प्रकार से हैम्पर करते हैं। और सर्कुलेशन हैम्पर हो जाएगा तो सारा शरीर एक प्रकार से मतलब डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब राइट। एक प्रकार से एक आउट ऑफ रिदम हो जाएगा, ऐसे हम बोलते हैं। तो इस जी प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा प्राण। प्राण को हम जी ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हमारा जैसे कि डिजीज क्या है और हेल्थ क्या है। तो कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में हर प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वी आर हेल्थी। जैसे कि सर डाइजेशन, सर हमारा ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेसेस अलग अलग चल रहे हैं बॉडी में, जब तक ये इनका आपस में कनेक्शन रहता है, प्रॉपर कनेक्शन, तो वो हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी रहती है। जैसे ही इस कनेक्शन में कुछ गड़बड़ाहट होती है, कुछ डिरेंजमेंट होती है, वो इसमें कुछ डिसकनेक्शन आता है, तो वो एक प्रकार की डिजीज की स्टेज है। तो प्राण शक्ति हमारी जो है, वो एक प्रकार से डिसकनेक्शन, मतलब जो बॉडी की जो रिदम है, वायु का जो रिदम है शरीर में, वो बिगड़ेगा, तो बॉडी विल बी डिसकनेक्टेड। तो कहने का मतलब है ये ऐसे। फिर हम अगला एक और पॉइंट ऐसा कि हमारी प्राण शक्ति कैसे कम होती है, रात को जागने से।
या प्रॉपर स्लीप ना लेने से हमारी प्राण शक्ति कम होती है, और प्राण शक्ति का इम्यूनिटी में बहुत ही एक बड़ा रोल है। इसलिए नींद प्रॉपर लेना, और वो भी रात के समय लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए। ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि हमारी बॉडी एक प्रकार से हीटअप हो जाती है सुबह से लेके रात तक। अगर जैसे हम अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं इग्निशन, ताकि वो ठंडी हो जाए, तो ऐसे ही जो स्लीप है, हमारी जो निद्रा है, नींद जो लेते हैं, वो बॉडी को एक प्रकार से ठंडा करना, मतलब एक प्रकार से रिजुविनेट करने की एक प्रक्रिया है। आजकल बहुत से लोगों को नींद ही नहीं आती है, या कम आती है, या डिस्टर्ब्ड स्लीप आती है, और कुछ लोग को आती भी है तो रात को वो जागते हैं। मतलब कुछ हो सकता है उनकी कुछ प्रॉब्लम भी हो, कि उनको कुछ वर्क है या नाइट में ड्यूटीज हैं, तो लेकिन अभी हम वो बात नहीं कर रहे। अभी हम ये कह रहे हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके शरीर की जो प्राण है, प्राण शक्ति, वाइटलिटी है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा दूसरा। फिर तीसरा जो प्राण शक्ति को या प्राण को या वायु को डिस्टर्ब करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वेग का धारण या उदीरण। वेग का धारण का मतलब ये है कि हमें, वेग का मतलब बॉडी की नेचुरल अर्जेस, जैसे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लगती है, मुझे यूरिन की अर्ज होती है, मुझे ऐसे नींद आ रही है। तो दो प्रकार से जो वेग हैं उनका इफेक्ट प्राण पे पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है? एक तो होता है कि मेरे को कोई अर्ज आ रही है, मैं उसको अटेंड नहीं कर रहा हूं, जैसे कि मुझे भूख लग रही है, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, तो इससे भी हमारी प्राण शक्ति कम होगी। और दूसरा है कि मुझे भूख नहीं है, मैं बिना बात के खा रहा हूं, तो इससे भी मेरी प्राण शक्ति कम होगी। तो ऐसे 13 प्रकार के वेग हैं। सारे तो मैं यहाँ पे नहीं बताना पाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक इंडिकेशन दिया। ऐसे ही प्यास लगना, बिना प्यास के पीना भी आपका वेग का उदीरण है। इट विल डिस्टर्ब द इंटरनल एनवायरमेंट, और आपको प्यास लग रही है तो आप नहीं पी, तो दैट विल ऑल्सो डिस्टर्ब द प्राण शक्ति या प्राणिक एनर्जी और वाइटलिटी ऑफ द बॉडी। तो अभी हमने देखा, अभी हम लास्ट में इसको समराइज करते वक्त आपको एक बार बताएंगे कि इन टोटो हमें क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पहला फैक्टर हुआ प्राण, और दूसरा हुआ तेज। तेज इज योर अग्नि। अग्नि मीन्स आपका डाइजेशन कैसा है, आपकी पाचन क्रिया, पाचन शक्ति आपकी शरीर की कैसी है। जैसा किशोर जी ने स्टार्टिंग में बताया कि जैसा हम भोजन करेंगे हमारा मन या हम वैसे ही हो जाएंगे। किशोर जी ने मेरे टॉक है उसकी बहुत सारी बातें एकदम संक्षिप्त में शुरुआत में ही बता दी थी, तो मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपके मुखारबिन से सुनना और भी प्रोफेशनल टच, हमारा तो एक प्रेजेंटर का काम है, लेकिन आप प्रोफेशनल हैं तो आपका टच जो है वो दैट विल बी बेटर जी। थैंक यू। तो इसमें दूसरा है अग्नि या तेज या मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ आवर बॉडी। हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा या न्यूट्रिशियस खाएंगे तो ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उसका क्वालिटी कैसा है, वो उसमें न्यूट्रिशन कितना है, वो तो आवश्यकता है ही। लेकिन उसके बाद हमारा डाइजेशन, जो भी हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो इसमें हम छोटी छोटी जो 2-4 बातें जो गड़बड़ होती है या हमसे जो गलतियां होती है डाइजेशन के संदर्भ में, वो है जैसे मैंने बताया कि वेग के संदर्भ में भी, कि अनटाइमली फूड लेना। मतलब आपके अग्नि या आपके जो फायर एलिमेंट है, आपके मेटाबॉलिज्म को अगर हम बोलेंगे कि खराब करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि अनटाइमली फूड। अनटाइमली फूड का मतलब है जैसे कि कभी मैं ब्रेकफास्ट 8 बजे करता हूँ, कभी मैं ब्रेकफास्ट 12 बजे करता हूँ, कभी मैं 11 बजे करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं मेरे पेशेंट, तो बताते हैं डॉक्टर साहब सुबह सुबह का कोई टाइम ही नहीं होता है, हम सिर्फ चाय बिस्किट लेके निकल जाते हैं और फिर शाम के 3-4 बज जाते हैं, हम कुछ खाते ही नहीं है।
तो ये जो एग्जाम्पल है वो है अनटाइमली फूड का। कुछ माताएं बहनें घर में भी रहती हैं, तो उनके साथ भी मैंने क्या देखा कि वो क्या करते हैं कि सुबह सुबह 8 बजे या 9 बजे सिर्फ चाय बिस्किट लिया और 12 बजे तक वो कुछ नहीं खाते हैं और काम करते रहते हैं घर। तो ये भी एक प्रकार से जो डाइजेशन है, हमारा जो फायर एलिमेंट, हमारा जो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द बॉडी है, उसको खराब करने के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी। तो अभी यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, प्रश्न ये भी है कि हम कब खा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हम कितना खा रहे हैं। तो उसका है कि जैसे कि किशोर जी ने बताया स्टार्टिंग में कि 2/3 ऑफ जो भी वैली है, मतलब हमारी जितनी भी क्षमता है, अगर मेरे को 4 रोटी है तो मैं 3-3.5 रोटी पे रुक जाऊं। दैट इज आयुर्वेदिक स्टेटमेंट, दैट इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। और लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मैंने बताया ब्रेकफास्ट में या भूख लगने पे बहुत कम खाना, पेट भर के ना खाना कि मैं मोटा हो जाऊंगा या मेरा पेट बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मोटापा है या पेट बाहर आ रहा है, तो उसका एक अलग, लेकिन आपको जो भी आप भोजन खा रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके बारे में हमें चिंतन करना है कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा भी अगर कम होगी, अगर आपको 4 रोटी की भूख है और आप 1 रोटी खाकर ही आप आगे चले गए, तो वो लॉन्ग रन में आपके शरीर में डीजनरेटिव पैथोलॉजी, आपके शरीर में वीकनेस लेके आ जाएगा। चाहे आप कितने भी उसके साथ विटामिन खाएं, मल्टीविटामिन खाएं या कोई भी और अदर सप्लीमेंट लें, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक हुआ प्राण, एक हुआ तेज, ओज। ठीक है, तो प्राण और तेज मतलब अग्नि और वायु, ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में पंच महाभूत जो होते हैं, तो पंच महाभूत मिल करके कार्य करते हैं। तो ऐसे ही उन्हीं की रिफाइंड फॉर्म है प्राण और तेज, आपकी वायु और अग्नि। तो वायु और अग्नि अगर उनकी फ्रेंडशिप अच्छी रहती है, जो कि स्वभाव से नॉर्मल रहती है, तो इनके कॉम्बिनेशन से बॉडी में बहुत ही अच्छे टिश्यूज बनते हैं। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज, स्किन, जिससे भी बॉडी बनी हुई है, उनमें प्रॉपरली मतलब उनकी जो क्वालिटी ऑफ टिश्यूज है वो 100% क्वालिटी के लिए आने के लिए जो इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन में होना आवश्यक है। और उससे जो मटेरियल बनता है उसे हम कहते हैं ओज, जो कि थर्ड पॉइंट है। ओज किसे कहते हैं कि आपने दूध पिया, आपने रोटी सब्जी खाई, तो वो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जैसे ही उसका पाचन क्रिया पूरी होगी, तो वो शरीर में एक वाइटल फोर्स को क्रिएट करता है। और उस वाइटल फोर्स का नाम है ओज। दूसरी तरीके से हम बोले कि प्राण तेज के विशिष्ट कॉम्बिनेशन से या परफेक्ट कॉम्बिनेशन से जो एक शरीर में ओज बनता है, जो एक द्रव्य बनता है जो कि इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं ओज। तो प्राण, ओज केमिकल को भी, और केमिकल, इज इट ओज इज केमिकल? आपकी आवाज नहीं आई। हाँ जी, क्षमा ओज कीजिए। को केमिकल भी कहते हैं डॉक्टर साहब? हाँ मतलब केमिकल पूछा ना आपने। हाँ जी, हाँ जी, ओज को केमिकल भी कहते हैं। केमिकल मतलब कौन सा केमिकल ना, मतलब ऐसे कहने का मतलब ये कि बहुत सारे जो ये हैं, मतलब केमिकल्स या आप बोलेंगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी को जी, वो करते हैं। ओज क्या है, ओके, हमारी जीवनी, मतलब जो हमारा हृदय है। ओज का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। किसी किसी व्यक्ति में ओज अच्छा है, ओज की क्वालिटी अच्छी है, वो कैसे पता चलेगी? मुझे कुछ भी करने का एक उत्साह रहता है। जैसे हाँ, कि मेरे को ड्यूटी पे जाना है, अरे आज मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मेरे शरीर में ओज कुछ तो गड़बड़ है। मैं बिना बात के थक जाता, मन मन में विचार बहुत सारे आते हैं, वो बुरे विचार ज्यादा आते हैं, तो इसका मतलब मेरे ओज में कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैं ओके, पहले एक कोल्ड ड्रिंक पी या किसी ने भी एक आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाते ही उसको सर्दी खांसी जुकाम शुरू हो गया, एक ही बार।
तो इसका मतलब क्या है, उसके शरीर का जो ओज है जो कि डायरेक्टली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ओज की जो मात्रा है वो थोड़ी कम है, ओज में जी ओज की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है। ऐसे जी हमारे किससे हम बात करते हैं तो हमारी आवाज है, हमारी आवाज में एक जो पिच होती है या टोन ऑफ आवर पिच होती है, तो वो भी एकदम किसी के एकदम डल आवाज है या एकदम लो है, हम कह सकते हैं कि उसकी अग्नि, उसका प्राण, उसका ओज में कुछ तो गड़बड़ है। जी तो ये सब चीजें, तीन चीजें हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। जी अगली स्लाइड पर जाना चाहिए। अब हाँ जी, तो अब प्रश्न आता है कि हमारे जैसे कि आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर चाहे एयर पोल्यूशन को हम बोले, चाहे वाटर पोल्यूशन बोले, सॉइल पोल्यूशन, अलग अलग पोल्यूशन के माध्यम से जाने अनजाने में हम चाहें या ना चाहें, हम कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर के कांटेक्ट में आ रही हैं जिसमें पॉइजनस गुण है। अगर सिंपल भाषा में बोले, वी नोइंगली और अननोइंगली वी आर पुटिंग इन टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जा रहा है। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर है या जो भी बातें आप सबको पता ही है, तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में जो ये जो तीनों चीजें हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है ओज के ऊपर। हमारे शरीर का ओज, ये जो टॉक्सिन्स है उस ओज को खा जाता है, मतलब उस ओज को डैमेज करता है। तो आज के जो पोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। अब कि हमने देखा इम्यूनिटी को लेकर के कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स में आज के समय में मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो पहला कुछ एक उपाय हम बताना चाहेंगे। तो उसमें से पहला है जो कि हमारी प्राण और ओज दोनों को बढ़ाता है, सिंपल सा एक उपाय है, वो है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज कुछ नहीं है, सिंपल सा कि सुबह सुबह स्नान से पहले, सुबह सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए हुए कोई भी ऑयल, सीजन के हिसाब से, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं तो यू कैन यूज सीसेम ऑयल, तिल का तेल, या किसी के पास सरसों का तेल हो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या ऑलिव ऑयल उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी शुद्ध ऑर्गेनिक का एडिबल ऑयल हो उसको हम शरीर पे मसाज के रूप में करना, और 5 मिनट रुक करके स्नान करना गर्म पानी से। तो इस तरीकों को हम अभ्यंग बोलते हैं, और डेली अभ्यंग अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर का बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, और डायरेक्टली रोग प्रतिकारक क्षमता जो है, इम्यूनिटी है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। नींद अच्छी आती है हमें, जो व्यक्ति ऑयल लगा करके सुबह सुबह खाली पेट ऑयल मसाज करते हैं, तो ऐसे तो इन ऑयल मसाज जो है वो वायु को कंट्रोल करने के लिए और ओज को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक होम रेमेडी है जो कर सकते हैं। कुछ लोग को हो सकता है शरीर पित्त प्रकृति का हो, मतलब कुछ लोग को ऑयल लगाने से, कुछ पेशेंट्स ऐसे बताते हैं कि उनको दाने दाने आ जाते हैं। तो अगर पित्त प्रकृति वाले लोग हैं या जिनको थोड़ा सा रिएक्ट करता है ऑयल, तो वो जी कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, प्योर क्वालिटी कोकोनट ऑयल। चेंज द ऑयल, मतलब बाकी ऑयल चेंज कर ले। ठीक। तो और इसके कोकोनट ऑयल, मैंने सवाल ये है कि फुल बॉडी मसाज की बात कर रहे हैं या कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर मसाज होनी चाहिए? जी जी जी, सामान्य रूप से फुल बॉडी जहां भी आपका हाथ जाता है, ओह चेहरे से ठीक। लेकर के कंधों से लेकर के पूरी बॉडी पे, और हल्का मसाज करना है, जस्ट लाइक यू आर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर। उसमें क्योंकि बहुत यहाँ ज्यादा हाथ, मतलब डॉक्टर साहब यहाँ हाथ तो पीठ पर गया हुआ है किसी का पिक्चर में। हाँ हाँ जी जी जी, एक ठीक है। ये वाला फोटो जो हम करवा रहे हैं किसी से। ओह ठीक है ठीक तो है डॉक्टर साहब, जस्ट ह्यूमर। लेकिन कैसा है कि अगर हम डेली करेंगे तो हम खुद अगर अपने ऑयल बॉडी पे लगाते हैं और परफेक्ट। सिर्फ 5 मिनट विद लाइट हैंड ऑयल लगाएं जी और अपना स्नान करें। जी तो जी एक तो हुआ, दूसरा है ऑयल मसाज। फिर आ जाते हैं हम
जो हम खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, जैसे हमने देखा बासी खाना नहीं खाना है, या हमें बिना भूख के नहीं खाना है, तो हमारा क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी टाइमिंग, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर भूख नहीं लगी, उसके पहले ही 1-2 घंटे पहले फिर कुछ खा लिया। तो बिना भूख के अगर हम खाते हैं तो भी हमारा जो एक अग्नि तत्व जो हमने बताया तेज, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो खाना समय से खाएं, अच्छे से पेट भर के खाएं। पेट 1/4 ऑफ जो पेट है हमारा वो खाली आप छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी का सेवन करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट की इंपॉर्टेंट बात है कि पानी। अब पानी का सेवन आजकल बहुत सारे, हर एक बात को लेकर के कुछ अवधारणाएं हैं, तो उनमें से एक है पानी का सेवन, जलपान जो हम करते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के 2 गिलास 3 गिलास पानी खाली पेट पी लेते हैं। कुछ लोग दिन में 2-4 लीटर 5 लीटर तक भी पानी पीते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों का पानी पीने का अलग अलग हैबिट है। लेकिन आयुर्वेद जी दृष्टि से अगर हम देखें तो जो पानी है, वाटर क्या करता है, केन जलेन फलति कफम। इसका मतलब क्या है कि जल से, पानी से जो बढ़ता है शरीर में वो कफ है। कफ का मतलब जो हमारे डाइजेशन को स्लो करता है उसे हम कफ कहते हैं। हमारे शरीर में जो हैवीनेस उत्पन्न करता है, शरीर में थकान लेके आता है, वो कफ है। तो पानी का सेवन हम प्यास लगने पर पिए, बिना प्यास के पानी पीना और प्यास लगने पे पानी ना पीना, ये दोनों ही हमारी अग्नि को और वायु को, दोनों को हमें ऐसे डिरेंज करता है, उनको ऐसे अनस्टेबल करता है। तो दूसरा एक है कि पानी कितना पीना है, एक तो ये है। और दूसरा, जो भी पानी आप पी रहे हैं, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि वायु, पित्त और कफ। कुछ लोग की गर्मी ज्यादा होती है, उनको ऐसा लगता है पित्त होता है मुझे। कुछ लोग को वायु ज्यादा होती है, कुछ लोग को कफ ज्यादा होता है। तो वायु जिसको ज्यादा है, वायु दोष जिसके शरीर में ज्यादा है, उसको पानी कैसे पीना है? उसको 1 लीटर पानी को सिर्फ 1/4 पानी को उसको उबाल देना है। मतलब 750 ml तक वो पानी रह जाए, इतना उबालना है 1 लीटर को, और उसको ठंडा करके पीना है। तो वात दोष के लिए लाभकारी है। अगर किसी को पित्त दोष है, उसको पानी का सेवन करना है, तो उसको क्या करना है? उसको 1 लीटर पानी को हाफ रिड्यूस्ड करना है, जैसे कि 500 ml तक उसको बॉयल करना है। और ऑफ कोर्स खुले में बॉयल करना है, उसको ढकना नहीं है उसको। तो खुले में बॉयल करके फिर उसको हाफ हो जाए, 500 ml हो जाए, तो उसको ठंडा करके पीना है। तो ये पित्त दोष जिनको है, ऐसे लोगों को फायदा करता है। फिर तीसरा है जिनको कफ की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो उसमें उसमें 3/4 उसको बॉयल कर देना है। मतलब 250 ml बच जाना चाहिए 1 लीटर में से, इतना देर तक उबालना है और उसको फिर ठंडा करके पीना है। ठंडा या गर्म ये आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको ठंडा करके भी पी सकते हैं। लेकिन अगर वो 250 ml तक वो पानी को उबालते हैं तो कफ रोगों में ज्यादा लाभकारी होगा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि ये समझ में भी ना आए कि मेरे को वायु है, पित्त है, कफ है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो जिनको नहीं समझ में आता उसको कोई भी, जैसे कि कोई भी आपके संपर्क में आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं और वो आपको सही से बता देंगे। क्योंकि यहाँ से मैं एकदम से सारी बातें डिटेल में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बातें इंडिविजुअल है, मतलब पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। तो एक तो हुआ ये। फिर हुआ कि जो हम बिना बात के पानी पीते हैं, उससे हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से अर्ज को, जो हमारी शरीर की जो वेग है, अर्ज है, उसको अननेसेसरी हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। और हम जानते हैं, हम जो भी खान पान करते हैं उसका प्रभाव उसको, हम भोजन कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, तो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, या हम बोलेंगे साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम है हमारा ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हर चीज पे ऊपर एनर्जी खर्च होती है। ऐसा नहीं है कि आप पानी पी रहे हैं और
उसको 2 मिनट में अगर आप 2 ग्लास पानी पीते हैं तो आप आधे घंटे में भी उस जो 2 ग्लास है वो यूरिनेट नहीं होता है, वो कई घंटे लगते हैं उसको शरीर से बाहर आने में। तो हमारी जो किडनी है उसके ऊपर अननेसेसरी लोड होता है अगर हम अननेसेसरी पानी पीते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के समय में, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से हमारी अग्नि, हमारा डाइजेशन स्लो होगा, वीक होगा, और डाइजेशन वीक होगा तो हमारी बॉडी में जो भी रस बन रहा है, आहार रस बन रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी परिपूर्ण 100% इट विल बी नॉट बी अवेलेबल ऐसे। तो ये हमने देखा। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, फिर आते हैं प्रॉपर स्लीप पैटर्न। तो आहार है, निद्रा है, ये दो, हमारा भोजन और हमारी नींद, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि नींद लेना, रात के समय प्रॉपर डीप स्लीप अच्छे से आती है किसी को, तो बॉडी में जो सारी की सारी प्रॉब्लम है वो 50% तक बॉडी हील कर सकती है इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर साउंड स्लीप। अभी साउंड स्लीप हो रही है ये कैसे पता चलेगा मुझे? तो सुबह उठते ही मुझे एक्टिव रहना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, शरीर हल्का फील होना चाहिए। कल की जो बातें हैं वो एकदम से याद नहीं आनी चाहिए कि कल परसों क्या हुआ उठते ही। अगर आपको उठते ही वो बात, अरे कल तो मेरे साथ ये हुआ, तो इसका मतलब आपका जो मन है वो पूरी रात उन्हीं बातों में था और वो नींद अच्छे से नहीं, और सपने नहीं आने चाहिए। जिसको ज्यादा सपने आते हैं, ड्रीम्स ज्यादा आते हैं, तो ये भी एक प्रूफ है कि आपकी जो स्लीप है दैट इज नॉट अ गुड स्लीप। कभी कभार सपने आए तो चलता है, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आ गया तो एक बात है, लेकिन अगर आपको रेगुलर बेस पे सपने आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको स्लीप का कुछ पैटर्न को आपको चेंज करना है, या आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी से पूछकर यू शुड गिव स्पेशल अटेंशन टू योर स्लीप। तो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने देखा कि अलग अलग जो फैक्टर्स हैं हमारी इम्यूनिटी को लेकर के, तो उनमें से हमारी जो वाइटल फोर्स है, वायु प्राण है, फिर तेज है, अग्नि है, और ओजस है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में ये सब ऐसे इफेक्ट होता है। फिर 2-3 बातें और हैं, उसके बाद हम आगे प्रश्नोत्तर भी ले सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जिसको हमें अग्नि को बढ़ाने के लिए, तो अग्नि को बढ़ाने के लिए हमारा डाइजेशन अच्छा हो, उसके लिए हमें, जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में हम सभी को अच्छी अच्छी और हैवी चीजें, स्वीट, लड्डू, ये सब हम गुड़ का, जैसे कि तिल की पट्टी, ये सब हम लेते हैं। इसके साथ साथ अपनी डाइजेशन के हिसाब से हमें सेवन करना चाहिए। इनका सेवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है तो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई रोग है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो अपने डॉक्टर से आप बात करके ही किस वस्तु का आपको किस प्रकार से सेवन करना है वो आप ऐसे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ भूख बढ़ाने के लिए सर्दियों में एक एक सूप बना के पी सकते हैं आप। ड्रम स्टिक आप सबको पता होगा, ड्रम स्टिक सहीजन बोलते हैं कुछ लोग, है ना? तो ड्रम स्टिक के पत्तों का जैसे कि सूप बना करके, उसमें थोड़ा बहुत काली मिर्च, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स, आप अपने हिसाब से जो टेस्ट अच्छा लगता है, तो या तो उसका फ्रेश जूस भी पी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में उसका अगर सूप बना के पियेंगे गरम गरम तो ड्रम स्टिक का सहीजन, तो वो बहुत अच्छा, आपको डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। आपकी वायु और अग्नि, आपका प्राण और अग्नि, उन इन दोनों को वो ऐसे स्टेबल रखेगा। इसके साथ साथ जो हम ग्रेन्स लेते हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल है, बाजरा, ज्वार, रागी, ऐसे अलग अलग प्रकार के धान्य हैं जो हम जिनका रोटी बना के या अलग अलग प्रकार से इनका सेवन करते हैं। तो ये सभी धान्य कम से कम 3 से 6 महीने पुराने हो, जो भी आप खा रहे हैं, तो थोड़े से ये पुराने हो तो इनका फायदा सबसे अच्छा होता है। नया गेहूं या नया बाजरा या नया धान जो है वो ना ले, और उसको पुराना कैसे मिलेगा? सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको ले लीजिए और 2-3 महीने उसको प्रॉपरली यू स्टोर इट,
स्टार्ट कंज्यूमिंग इट आफ्टर दैट। तो सबसे अच्छा तरीका वो है। फिर अगर चावल है तो रेड राइस, साठी का चावल या रेड राइस एक स्पेशल वैरायटी होती है। तो अगर रेड राइस का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ओज भी बढ़ता है और हमारे शरीर की जो अग्नि है और वाइटलिटी है वो भी अच्छी होती है। उसके साथ साथ सर्दियों में आप बाजरे की अलग अलग डिशेस बना के खा सकते हैं। बाजरे की रोटला है, खिचड़ी है, बाजरे की एक प्रकार से सूप बना के, हल्का सा पतली वाली जो खिचड़ी होती है वो बना के खा सकते हैं। बाजरे के कुछ लोग थोड़े थोड़े छोटे लड्डू बना के खा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम में बाजरा विशेष रूप से लाभकारी है। जिनको पित्त की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा इसे विचार पूर्वक ऐसे सेवन करना चाहिए। फिर एक एक स्पेशल चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है वे, WHEY। वे का मतलब दही का पानी। दही का पानी जिसको कि हम मस्तू कहते हैं। तो दही का पानी, दही को कपड़े में लपेट के उसमें से थोड़ी देर उसको लटका देंगे तो उसमें से एक पानी निकलता है। तो वो पानी वो लोग पी सकते हैं जिनको वायु और कफ का ऐसे प्रॉब्लम रहती है। वायु और कफ के कारण जिनके शरीर में इनडाइजेशन है, गैस है या जो भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए लेकिन ये मस्तू का प्रयोग, वे का प्रयोग या दही के पानी का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है? केवल आधा कप, 50 ml। ये कभी भी दिन में एक बार सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा, ये उन है जिनके शरीर में पित्त की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको पेट में जलन होती है, जिनको घबराहट होती है, जिनको और पित्त का कोई रोग है, उनको ये नहीं लेना है। तो उनको क्या लेना है? पित्त वाले लोगों को क्या लेना है जिससे उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी स्टेबल रहे? उनको लेना है मुनक्के का पानी। रेजिन्स होती है मुनक्का, काली मुनक्का या कोई भी अच्छी क्वालिटी की जो बीज वाली मुनक्का होती है, उसका एक प्रकार से पानी बना करके पी सकते हैं। 8 से 10 मुनक्का 4 कप पानी में डाल के 1 कप तक उबालें और उसको छान के उसको मैश करके उसका रस निकाल करके उसको दिन में 1 बार या 2 बार अगर पीते हैं तो उससे पेट की गैस, पित्त और हर प्रकार से अग्नि भी बढ़ती है और शरीर में ताकत आती है। जिसको भी थकान है, घबराहट है, पेट में गैस होती है और पित्त भी साथ में है, जिनको पित्त साथ में है उनको विशेष रूप से मुनक्के का पानी लाभकारी होता है। मुनक्के का पानी आप डेली 1 बार ले सकते हो। जैसे दही का पानी मैंने बताया हफ्ते में, सप्ताह में 1 ही बार लेना है, वो डेली नहीं लेना है। लेकिन जो मुनक्के का पानी है वो आप डेली ले सकते हो। एक और बहुत ही अच्छी डिश है जिसे कि हम श्रीखंड कहते हैं। कुछ लोग अगर पॉसिबल है किसी को लेना तो श्रीखंड, श्रीखंड भी हमारे शरीर की प्राण शक्ति को और ओज को बढ़ाता है। तो ये कब खाना है? ये रात को नहीं खाना है। मतलब जो भी श्रीखंड का हम सेवन करते हैं वो ब्रेकफास्ट में या दोपहर में, ये सबसे अच्छा समय है श्रीखंड खाने का। और दूसरी बात है कि श्रीखंड को रोज नहीं खाना है, ट्वाइस अ वीक इज मैक्सिमम। तो ये जो वंस, ट्वाइस और डेली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा, दही है, दूध है, छाछ है। तो दही जो चीज है, दही रोज खाने वाली चीज नहीं। जबकि दूध है, दूध कभी भी कैसे भी दूध को हम पी सकते हैं। दूध ऐसी चीज है। तो दही के साथ 4 नियम इंपॉर्टेंट है। दही खाते समय दही गर्म मौसम में नहीं खाना चाहिए, दही बिना मीठा मिलाए नहीं खाना चाहिए, दही रात को नहीं खाना चाहिए और दही रोज नहीं खाना चाहिए। आई विल रिपीट, क्योंकि दही लोग बहुत खाते हैं, अधिकतर लोग डेली दही खाते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया। तो दही गर्म मौसम में नहीं खाना है, दही रात को नहीं खाना है, दही बिना मीठा मिलाए नहीं खाना है। मीठा में गुड़ हो सकता है, देसी खांड हो सकती है, आप कोई भी अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ शुगर आप ले सकते हैं। और दही रोज नहीं खाना है। दही एक ऐसी वस्तु है जो कि हमारे शरीर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है, अगर सिंपल भाषा में बोले।
स्क्रीन शेयर बंद कर ले, बात भी होती रहेगी जो। जी जी जी। जी जी, तो बात भी हो सकती है, तो शेयर। जी, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है किस तरह? वीडियो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्रीन शेयर जो है ना उसको बंद कर लीजिए ताकि हम बात कर। हाँ, अब ठीक है डॉक्टर साहब, अब ठीक अभी है। ठीक है तो जी सर, जी। मेरा एक सवाल था बीच में, मैं भूल ना जाऊं क्योंकि वो मेरे साथ ताल्लुक रखता है। अ, जी वो जी आपने बताइए। कहा कि शाम को श्रीखंड नहीं खाना, वो स्वीट डिश होती है जी ना? जी तो डॉक्टर साहब, फिर जी जी जी। शाम को स्वीट डिश कौन सी खानी है खाने के बाद? शाम को स्वीट डिश आप गुड़ खा सकते हैं, कोई अच्छा क्वालिटी का लड्डू बना हुआ है वो खा सकते हैं। दैट्स ऑलराइट, मतलब ओके। क्योंकि क्योंकि क्या है, दही से बनी हुई चीजें और श्रीखंड क्या है, मतलब अगर आपकी डाइजेशन बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि रेगुलरली इट इज नॉट एडवाइजेबल। जी, और सेकंड जो बात आपने काफी देर से एक जो लगाया हुआ था इसके ऊपर, लास्ट स्क्रीन आपकी थी शेयर स्क्रीन में स्लीपिंग का पैटर्न था, और उससे तो जी जी। डेफिनेटली खुद आ रही कि दो दो घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती अब, कितने सालों से, लेकिन चलते जा रहे हैं हम। आपका ऑडियो म्यूट है डॉक्टर साहब। हाँ, अब ठीक हाँ है। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई, हाँ प्लीज बताइए। जी, 2 घंटे से ज्यादा पर नाइट नींद ही नहीं आती, मैक्सिमम हाँ 2 आवर्स, 1.5 से 2 घंटे, जमाना हो गया। जी जी जी। तो उसके लिए यही है कि उसके लिए आपका मतलब जैसे कि ये प्रॉब्लम है तो इट इज अ मतलब वेरी मतलब उसको ध्यान देने लायक बात है वो, कि ओके। अगर 40-50 साल की अगर हमारी एज है और फिर भी हमें अगर केवल 2 घंटे नींद आ रही है, तो हमारी जी इम्यूनिटी की तो बात छोड़, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब इससे इफेक्ट होंगी। जी हमारी मेमोरी इफेक्ट, हमारा हार्ट, हमारी लंग्स, मतलब सारी प्रॉब्लम, हमारी बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेस ऐसे बोल। तो तो इसका उसके लिए क्या क्या करना है? पैटर्न होना चाहिए, किस एज से लेकर किस एज तक कितने घंटे सोना चाहिए? हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो कहने का जी मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे जी बच्चे 20, या हम मान लेते हैं कि अगर टू बी स्पेसिफिक 12 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, वो जी 12 से 15, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो 10-12 घंटे तक सो सकते हैं। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं तो वो कम से कम 8-9 घंटे तो उनकी, 8 से 10 घंटे तो उनकी स्लीप होनी चाहिए। जो जवान लोग जी हैं जो 20 से 40 साल की एज के बीच में है, उनका जी अगर वो वायु प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं, तो उनका 4-5 घंटे तो मिनिमम स्लीप होना चाहिए। पित्त प्रकृति जी के हैं तो 5-6 होना चाहिए। और अगर जी कफ प्रकृति के इंडिविजुअल हैं तो कम से कम 6 to 7 आवर्स और 8 आवर्स में मैं बोलूंगा उनको स्लीप की आवश्यकता है। राइट राइट। और जो 30+ है? 30+, हाँ 30+ में वही आ गया है। तो जनरली 6 आवर्स तो आप एक एवरेज 6 to 7 आवर्स तो हमें लेना चाहिए, वो स्लीप उनकी होनी चाहिए। और ओ वो भी रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में बेस्ट टाइम माना जाता है ये सोने का। ओके, मुझे अगर कईयों ने आप बताया अगर कि आप रूम, 12, बताइए। जी बहुत कईयों ने बताया कि रूम में टीवी नहीं होना चाहिए बेडरूम में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और जी इसमें क्या है कि टीवी होना, मोबाइल होना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी को कोई ड्यूटी करता है, कोई जॉब करता है रात को, दैट इज इमैटीरियल। लेकिन हमें जी जैसे भी है, रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में अगर हम अपनी मेन स्लीप अगर ले लेते हैं तो हमें लॉन्ग रन में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टेबल जी रहता है। कोई जी व्यक्ति बोलता है मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ और सुबह 8 बजे जी उठ रहा हूँ, तो वो भी इतना आइडियल नहीं है। 6 घंटे ही नहीं, वो कौन से जी 6 घंटे हैं? 10 से 12 का जो टाइम है वो हमारे बताया जाता है कि पित्त का काल है, पित्त की निद्रा है। 10 से 12 तक दस का? से बारह तो जी 10 से 12 बजे का जो टाइम है वो हमारी जी बॉडी की जो एक प्रकार से जो हीट है, बॉडी को जो कूल जी अप करने के लिए आवश्यक है, तो वो टाइम पीरियड जी सबसे इंपॉर्टेंट है।
12 या जी 1 बजे के बीच में वो ऐसे। राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई सवाल है किसी के तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम डॉक्टर साहब से पूछ सकें। तो डॉक्टर साहब इसके साथ साथ एनी थिंग आपकी हिदायत जो है, मैंने डाइट के बारे में पोर्शन का जो आपने एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, जितनी भूख होनी चाहिए उसका कितना पोर्शन जी जी एवरेज जी। लेना। तो ऐसा और आपने लिखा कि हमें कितना भोजन लेना है, कितना आहार लेना है। तो अगर जी उदाहरण के रूप में मुझे 4 रोटी की भूख है, तो मुझे जी 3 रोटी, 3.5 रोटी तक अगर मैं खाता हूँ, दैट इज जी आइडियल। जी मुझे 5 भी नहीं खानी है, 4 की भूख है तो, और मुझे 1-2 पे भी नहीं रुकना है। तो एक तो ये है। जी दूसरा है कि आज हमने देखा कि बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ गए हैं, उसके जी कारण इम्यूनिटी सप्रेस है। बहुत सारे लोग बीपी, शुगर, इसकी दवाइयां भी खा रहे हैं। तो ये सब दवाइयां भी एक प्रकार से इम्यूनो डिप्रेसेंट होती है, मतलब जी हमारी इम्यूनिटी को ये लॉन्ग रन में डिप्रेस करती है। तो इसके लिए जी क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो कि हमारे शरीर की खोज को बढ़ाए और इम्यूनिटी को बढ़ाए। उसमें से सब जी सर्वोत्तम जो है वो है गुड क्वालिटी ऑफ फैट, मतलब घी। तो अभी मैं ये किसी जो जिनको कोई स्पेसिफिक बीमारी है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ जो कि जिनको कोई बड़ा इशू हेल्थ का नहीं है और वो चाहते हैं कि हाँ वो धीरे धीरे अपने मतलब कोई हेल्थ इशू ना भी आए। तो जो हमने पहले बातें बताई हैं, जैसे कि ऑयल मसाज करना, टाइमली फूड लेना, टाइमली स्लीप लेना, प्रॉपर जी स्लीप लेना, के साथ ये तो है ही है। उसके साथ साथ अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा गुड क्वालिटी ऑफ काऊ घी ऐड करें। उससे हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होते हैं। आजकल लोग बहुत मतलब सारे डाइट में काऊ घी, जी डाइट में रोटी पे काऊ घी लगा ऐड के, कर। रोटी पे लगा ओके के खा सकते हैं आप, दाल में खा सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, दूध में डाल जी के ले सकते हैं। जी नित्यम क्षीर घृताभ्यासम प्रसादीनाम श्रेष्ठम, जी मतलब इसका ये है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दूध और घी का सेवन हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जी ओके। एक क्वेश्चन आया, इज टाइमिंग ऑफ फूड इन इम्पोर्टेंट ऑफ द अर्ज एज नीडेड मोर इम्पोर्टेंट? ऐसा है कि फूड का टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जब भूख लगे लगे तभी खा लो, वो इम्पोर्टेंट है? हाँ, उसमें क्या है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा किसी डॉक्टर से बात करके अगर वो लेंगे तो अच्छा है। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा अपना एक चिंतन करने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग में जी हमने कुछ सालों तक जब मन में आया, जो मन में आया खाना अगर शुरू किया, तो हमें जी ऐसा हो जाता है कि हमें राइट कभी भी भूख लगना, ये उस जी प्रोसेस का एंड रिजल्ट है जो कि हम कई सालों से कर रहे हैं। जैसे कि सुबह उठे, जी कुछ भी मन किया कुछ खा लिया, मन किया कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है तो नहीं खाया, या भूख नहीं लग रही है तो खा लिया। तो एक बॉडी जी की जी एक ऐसी स्टेट होती है कि जो बीच बीच में भूख लगती है, ये भी विषम राइट अग्नि है, तब वायु बढ़ी जी हुई है शरीर, जी। तो उसको भी सेकंड हमें क्वेश्चन है, धीरे धीरे। ऑयल मसाज ये पूरा साल कर लेनी चाहिए बात से पहले, या कोई सीजन है इसका ऑयल मसाज का? ऑयल मसाज का नियम है कि अभ्यंगम आचरित नित्यम, डेली, इट शुड जी बी अ डेली प्रोसेस। जी डेली का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया है, तो बात अलग है, तो आप तो यू कैन अवॉइड इट। लेकिन इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नॉर्मली, देन यू शुड डू अभ्यंग डेली, मतलब ऑयल मसाज शुड बी डेली रिचुअल। और इसमें भी मैं जी ऐड करना चाहूंगा हेड एंड ईयर्स एंड हमारे जो पैर हैं, ईयर्स को बाहर से लगा हेड, सकते हैं आप ऑयल, हेड पे, ईयर ईयर्स पे, एंड फीट। जी तो एडी से नीचे का जो पार्ट है हमारे पैरों जी का, तो ये जो जी 3 चीजें हैं, इन पे तो कम से कम आप जरूर लगाएं। राइट, ठीक ठीक। ये हेड, 3 चीजों ईयर पे भी आप एंड फीट। जॉइंट्स पर, मतलब जॉइंट्स के ऊपर कुछ भी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी ओके कुछ पेशेंट्स बोलते हैं हमें टाइम नहीं है,
कुछ पेशेंट्स बोलते हैं हमें टाइम नहीं है, तो कम से कम आप ये 3 जगह पे, तो हेड पे, ईयर पे एक्सटर्नली, एंड फुट मसाज, इसको करने जी में हार्डली 3 मिनट्स लगते हैं। तो वो तो कम से जी कम हम करें, इससे हमारी प्राण जी शक्ति बढ़ती है। जी। एक सवाल आया है कि जब शरीर में कफ ब्लॉक हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसका यह है कि कफ ब्लॉक हो गया है, ये आपको कैसे पता चला, है ना? हाउ डू यू से दैट? ठीक है ना? तो लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कफ ब्लॉक हो गई है। जी लेकिन क्या है, अभी ये ऑनलाइन इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा सा गड़बड़ होगा जिन्होंने प्रश्न पूछा है, क्योंकि जी हो सकता है कि वो कुछ सोच रहे और मैं कुछ उसका और उत्तर दे दूं, है ना? क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि कफ जी है हो गया है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोग जब हम डिटेल में बात करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट होती है जिसकी जो वो बोल रहे हैं। जी जी तो लेकिन फिर डेफिनेटली। भी वो क्या है, तो जो दही का पानी जो बताया है, अगर जी कफ की जी प्रॉब्लम है जी। और कफ तो के मैं कारण ब्लॉक, जी इसका तो दही का मैं पानी समझ गया डॉक्टर साहब। इसका मैं एक आंसर दे देता हूँ। देखिए ये मंच पर सजेशंस ओनली, नॉट ट्रीटमेंट। सजेशन और आपकी जो ऑनगोइंग इश्यूज है उसके लिए डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर मणि मोथा के पास उनका नंबर है और आप उनको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपके शरीर में कफ ब्लॉक है, डॉक्टर साहब ने इंडिकेट भी किया है कि आपको कैसे पता कि कफ ब्लॉक है। सेकेंडली डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये एक प्रैक्टिशनर का ही काम है आपको बताने के लिए कि इज इट कफ ब्लॉक्ड और समथिंग एल्स। बेसिक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मैंने ये सवाल आपने मसाज का ही दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये सवाल ये है कि समर में या विंटर में कोई ऑयल्स डिफरेंट है या कहीं ऑयल का कोई रिएक्शन होता है तो उसका क्या सीन है? क्योंकि तिल का तो ऑयल ऑयल आपने पहले बताया, तिल का या सेसमी सीड, उसका ऑयल पहले बताया, तो बाकी और भी ऑयल्स हैं, सरसों का है, कोकोनट भी आपने बोला, तो इसके लिए मैं कोई? बताता हूँ। जी तो इसमें जी डॉक्टर जैसा साहब का आपने मनी पूछा जी कि, नंबर डाल दीजिए। तो इसमें आपने जैसे पूछा कि जो ऑयल जी मसाज के लिए ऑयल का मतलब करना है, तो समर में आपको कोकोनट ऑयल, ये जनरल रूल है। जी आई विल रिपीट, दिस इज अ जनरल रूल, नॉट अ जी। स्पेसिफिक रूल। समर में समर में कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एडिबल, गुड जी क्वालिटी ऑफ एडिबल जी कोकोनट ऑयल, जी ये सब जो मार्केट में मिलते हैं उसका उपयोग ना करके एडिबल कोकोनट ऑयल गुड क्वालिटी का लगाइए। और समर्स में और जी। ठंडी के मौसम में तिल का तेल, सीसम ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल व्हिच शुड बी यूज्ड। अदर लेकिन ऑयल्स डॉक्टर साहब शुड बी तिल यूज्ड। का तेल जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा, वो कभी डिसलोकेशन बोन की हो जाती थी तो वो जो मसाज करने वाले तिल का तेल यूज किया करते थे। एग्जैक्टली। तो तिल का तेल से ही हमारे जॉइंट्स, हमारे जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको विशेष बल मिलता है, हमारी बॉडी जी स्टेबल रहती है और शरीर जी की जो प्राण शक्ति है वो बढ़ती है। जी। और सबसे हाँ इंपॉर्टेंट, हमारा जो सर्कुलेशन है बॉडी का, ब्लड का, वो इम्प्रूव जी होता है ऑयल मसाज। तो जिनको बीपी है, हाई बीपी है, अगर वो धीरे धीरे ऑयल मसाज शुरू करते हैं तो उनको बीपी की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है और उनको और दवाई की डोज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छूटने की जी बात अभी मैं यहाँ पर नहीं। जी। ठीक। तो दिस इज बोन्स पर उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता तिल के तेल का? हाँ, जी। बोन्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और जो जी बोन्स में जो एक प्रकार से पोरोसिटी है, या एक बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियां खोखली राइट। हो गई हैं, तो उस जी अपोजिट काम ऑयल मसाज करता है। वो बोन्स को न्यूट्रिशन देता है बहुत अच्छा। राइट, परफेक्टली फाइन। तो क्वेश्चंस तो आज के ऑलमोस्ट कंप्लीट है डॉक्टर साहब। तो आने वाले समय में आपकी इंतजार डेफिनेटली रहेगी।
क्योंकि देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि टॉपिक आज का हमारा बेसिक इम्यून सिस्टम पर था और इसके लिए इम्यून सिस्टम पर ही फोकस करें, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आपका ठीक हो जाता है तो शरीर की मैक्सिमम 70-80% जो बीमारियां हैं उनसे, बीमारी आने से पहले ही निजात मिल जाती है उससे। तो एम आई राइट डॉक्टर साहब कि बीमारी Yes. आपको जो वायरल वायरसेस कोई भी आती हैं और हीलिंग में बहुत मदद करता है ये, अगर इम्यून सिस्टम आपका ठीक है तो कोई भी चीज आपको हो भी जाती है अचनचेत तो हीलिंग भी जो है वो तुरंत होती है। और कैन यू प्लीज रिपीट वाई में क्या, वाई जो है वाई में क्या करना चाहिए? आपने बताया था वाई के लिए कोई योगर्ट का पानी कुछ क्या? अगर जैसे कि बाय बोल रहे हैं, जिसको कि जैसे कि एक विशेष प्रकार के जॉइंट्स प्रॉब्लम ही है, वो बाय हो जाती है, तो ओके, बाय में आप रेगुलरली ऑयल मसाज करें। वाई और इज अ अगर वायु, बाय इज इट वायु वायु दोष? दोष, हाँ ओके, yes, फाइन फाइन, तो ठीक है। उसमें आप जैसे कि थोड़ा थोड़ा घी का सेवन करना, ऑयल मसाज करना, अपनी डाइजेशन के हिसाब से चीजों का प्रयोग करना, और ये जो हम बोल रहे हैं कि योगर्ट जो है, दही का पानी, ये कुछ हाँ बार ले सकते हैं आप। सप्ताह में 1-2 बार लेकर देखिए आपको कितना इफेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से फिर आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, तो आप जी, इसको लेते ही मत रहिएगा बिना किसी गाइडेंस के बना। जैसे वायु दोष ड्यू टू स्टमक अल्सर से भी हो सकती है? स्टमक अल्सर हो तो वायु दोष उत्पन्न होता है बॉडी में? मतलब कहने का मतलब ये कि स्टमक, ये जो स्टमक अल्सर है, ये एक अलग पैथोलॉजी है, जो अंदर पेट में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, शायद फाइन आप वो बोल रहे हैं। तो जी जो वायु है, वायु तो इनडायरेक्टली हर बीमारी के पीछे कारण है। जी इस प्रकार से जी जो कफ और पित्त है वो इमोबाइल दोष है, उनको मोबाइल जी वायु ही करता है। जी तो वायु तो हर बीमारी में वायु का ध्यान रखना आवश्यक है, और इसलिए मैंने बताया अभ्यंग ऑयल मसाज आवश्यक है। आपको कोई भी बीमारी हो या ना हो, अगर आप रेगुलरली ऑयल मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बना रहेगा, बॉडी में जो प्राण शक्ति है, सर्कुलेशन है, वो बना रहेगा, और ये सब बना रहा तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ही धीरे धीरे इन द पीरियड ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज and your immune system will be strong. जी जी, बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई एनी अदर मैसेज फ्रॉम यू टू आवर लिसनर्स? आज कोई फाइनली इंक्रीज द That is मेटाबॉलिज्म why मॉनसून में, विच ऑयल टू यूज? अगर किसी को पानी की प्यास ज्यादा लगती है तो क्या करें? डॉक्टर साहब मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन समय का भी उसी हिसाब से हम सदुपयोग करेंगे, क्योंकि महाराज साहब से भी हमने उनसे सुना, उनका मेडिटेशन का टाइम हो जाता है। हमारे बीच सब कोटि कोटि नमन जी आपको। सब आप अनम्यूट कर लीजिए। तो हम चाहेंगे आशीर्वाद दीजिए सबको। आशीर्वाद तो बिल्कुल हमेशा ही है। जी और बहुत अच्छे और उपयोगी जानकारियां डॉक्टर साहब ने प्रसारित की, उसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक बात बहुत अच्छी ऐसे मौके पर उभर करके आती है, हमारी जैन पद्धति में तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश प्रदान किया, जी ऐसे मौकों पर उन उपदेशों में से कुछ बातें इतनी व्यवहारिक हैं, ये पता चलती हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि 12 प्रकार की तपस्या प्रभु ने फरमाई। उन 12 प्रकार की तपस्याओं में सेकंड नंबर की जो तपस्या है उसका नाम है उनोदरी। और जैसे अभी बातें चली कि हमारे को हमेशा भूख से थोड़ा सा कम भोजन करना चाहिए, ये कितनी उपयोगी बात है। जैसा डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा कि हमें जब भूख लगे तब खाएं, बिना भूख के न खाएं।
और जितनी भूख है उससे मात्रा थोड़ी सी कम ही रखें तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ने जो जो बातें यहाँ पर बताई उनमें से मैं समझ पाया हूँ कि हमारा भोजन के प्रति जो हमारी पद्धति है वो जितनी संयमित होगी उतना ही हम लोग इस इम्यूनिटी पावर को बढ़ा पाएंगे, अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रख पाएंगे। और स्वास्थ्य के संबंध में एक और बात मुझे स्मरण आ रही है, बहुत वर्षों पहले मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल जिसमें लिखा था कि हमारा स्वास्थ्य क्या है। तो वहां पर दो प्रकार के स्वास्थ्य की चर्चा की गई थी। एक हमारा प्राकृतिक स्वास्थ्य जिसमें आदमी बीमार ही नहीं होता, और एक कृत्रिम स्वास्थ्य बीमार होने के बाद दवाई के सहारे या किसी पद्धति के सहारे पुनः स्वस्थ लाभ प्राप्त करता है।